देश में लंबे लाल बालों वाली एक राजकुमारी रहती थी। इस राजकुमारी के पास एक सुंदर फूलों का बगीचा था। खासकर लाल गुलाब राजकुमारी को बेहद खुशी दे रहे थे। शाम के समय जब देश में लोग सोने के लिए बिस्तर पर जाते, रोज राजकुमारी महल की बालकनी से बाहर जाती और 3 बार ताली बजाती। इस आवाज को सुनकर एक नन्ही सुनहरी चिड़िया गुलाब राजकुमारी के हाथ में उड़ जाती और उसी क्षण राजकुमारी के बाल चमकने लगते। प्यारा पक्षी खूबसूरती से गाना शुरू कर देता और राजकुमारी अपनी मखमली आवाज में एक लोरी गाती। राजकुमारी की इस सुंदर लोरी को सुनने वाला हर कोई धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता और तुरंत सो जाता। मीठे सपने और शुभ रात्रि मेरे देश के खूबसूरत लोगों। जबकि रातें शांति और आनंद में गुजर रही थी, रोज राजकुमारी के लिए धन्यवाद। एक दिन एक नुकीली टोपी वाली एक चुड़ैल उड़ती हुई झाड़ू के साथ गुलाब राजकुमारी के महल में आई। ला रा 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 रा। मैं अब इस राजकुमारी का गाना नहीं सह सकती, मैं तंग आ गई हूँ। जादू करने वाली चुड़ैल ने राजकुमारी पर एक दुष्ट जादू डालने का फैसला किया। अलकाजम, पलकाजम, गुलाबों को मुरझाने दो, गुलाब राजकुमारी को चुप रहने दो। उस समय राजकुमारी के बाल कोयले की तरह काले हो गए। मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है? वे सभी काले हैं और अभी सोने का समय है। राजकुमारी अपने काले बालों के साथ अपने लोगों के लिए एक लोरी गाने के लिए बालकनी से बाहर चली गई। उसने 3 बार ताली बजाई। सुनहरी चिड़िया फिर उड़ी और उसके हाथ पर आ गिरी। रोज प्रिंसेस के काले बाल फिर से चमक रहे थे। हालांकि राजकुमारी सोच रही थी कि उसके लाल बालों का क्या हुआ। वो चिड़ियों के साथ अपनी लोरी गाने लगी। देश में हर कोई गहरी नींद में सो गया, लेकिन अच्छे सपनों के बजाय भयानक बुरे सपने आने लगे। यहाँ तक कि बच्चे भी जो रोते रोते जागते गए। मम्मी! मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैं अब रात को सोना नहीं चाहता। मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। हाँ, मुझे भी। अगले दिन शाम को गुलाब राजकुमारी, जिसे पता चला कि उसके लोगों को बुरे सपने आ रहे थे, अपनी बालकनी में वापस गई और उसने सुनहरी छोटी चिड़िया से कहा, मेरी नन्ही चिड़िया, मेरे लोग दुस्वप्नों से थक चुके हैं। सुबह होने से पहले उनके सपनों को ठीक करने में मेरी मदद करो। गुलाबों को आपके बालों में मुस्कान लाने दे। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। गुलाबों को आपके बालों में मुस्कान लाने दे। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। गुलाब लाओ मेरे बालों में मुस्कान। पक्षी की सलाह से राजकुमारी ने एक बड़े टब में पानी भर दिया। उसने उसमें एक मुट्ठी लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। पानी लाल हो गया। राजकुमारी ने इस जल में अपने बाल डुबो दिए। उस क्षण बाल लाल हो गए। आहा! गुलाब ने मेरे बालों को मुस्कुरा दिया। छोटी चिड़िया सच कह रही थी। हुर्रे!
उस रात जब राजकुमारी ने एक लोरी गाई तो देश में हर कोई शांति से सोया और सुंदर सपने भी देखे। जब चुड़ैल को पता चला कि गुलाब राजकुमारी पर जो उसने जादू किया वो टूट गया, उसने गुस्से में एक बार फिर श्राप दिया। अलकाज़म पलकाज़म, गुलाब को मुरझाने दो, गुलाब राजकुमारी को चुप रहने दो। फिर उसने देश के सभी गुलाब की कलियों को सुखा दिया और भाग गई। गुलाब राजकुमारी बहुत परेशान थी जब उसने देखा कि उसके बाल फिर से कोयले की तरह काले हो गए। नहीं, फिर से मेरे साथ ही क्या हो रहा है? राजकुमारी ने अपने सहायकों से उसके बालों को ठीक करने के लिए तुरंत गुलाब की पंखुड़ियां लाने को कहा। हालांकि सहायकों को बगीचे या देश में एक भी गुलाब नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगी छोटी चिड़िया, मुझे बताओ। गुलाब आपके बालों में मुस्कान लेकर आए, ट्वीट ट्वीट ट्वीट। लेकिन पूरे देश में एक भी गुलाब नहीं है। रुको, मत जाओ। गुलाब राजकुमारी इतनी परेशान थी कि वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिर पड़े। उस समय महल के बगीचे से एक युवा और सुंदर व्यक्ति गुजर रहा था। जब इस युवक ने आंसुओं को जमीन पर गिरते देखा तो उसने अपनी जेब से एक बक्सा निकाला और उसमें बालों की एक पतली लाल लट थी। युवक ने लाल बालों की लट को आंसुओं में जमीन पर छोड़ दिया। लाल बालों का एक लट एक पल में एक चमकदार गुलाब में बदल गया। सुंदर आदमी गुलाब लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी जो पानी से भरे बाथटब के पास उदास खड़ी थी। जब उसने सुंदर आदमी को प्रवेश करते देखा तो वो उत्साहित हुई। तुम मुझे याद हो? हाँ, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। ये फूल तुम्हारे लिए है, कृपया इसे स्वीकार करो मेरी रोज राजकुमारी। राजकुमारी बहुत खुश थी जब उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त उसके लिए लाल गुलाब लाया था। इसके तुरंत बाद उसने गुलाब को टब में फेंक दिया। उसने फिर अपने बालों को पानी में डुबोया और आखिरकार चुड़ैल का श्राप टूट गया। वो कोयले से काले बाल फिर से लाल हो गए। अपनी पुत्री की प्रसन्नता देखकर राजा भी प्रसन्न हुआ। युवक, मुझे बताओ, जब पूरे देश में एक भी गुलाब नहीं बचा था तो तुम्हें ये गुलाब कैसे मिला? ये गुलाब हमारी राजकुमारी के दुख भरे आंसुओं और उसके लाल बालों की लट से बना था, जिसे मैंने बचपन से संभाल के रखा था मेरे राजकुमार। ये सच है डैडी। देखिए, मैं भी सालों से उनके बालों की लट को इस बॉक्स में रख रही हूँ। राजा, राजकुमारी और युवक दोनों की वफादारी से प्रभावित हुआ। इस प्रकार गुलाब राजकुमारी और उसके बचपन के दोस्त सुंदर आदमी ने अगले ही दिन शादी कर ली। ये महसूस करते हुए कि उसका अभिशाप प्रेम की शक्ति से टूट गया था, चुड़ैल को एहसास हुआ कि वो फिर कभी भी जीत नहीं सकती और बहुत दूर उड़ गई। राजकुमारी सनशाइन की भूमि में जो वर्षों से सो रही थी, एक दुष्ट काली परी थी। ये काली परी अपने एकमात्र दोस्त बैड ब्लैकी के साथ अपने अंधेरे महल में रह रही थी। एक दिन जब काली परी ने उसकी जादुई अंगूठी को देखा, उसने देखा कि स्लीपिंग ब्यूटी सनशाइन को एक बहादुर राजकुमार ने जगाया था। काली परी इतनी क्रोधित हुई
कि वो हरी लपटों से घिर गई। शांत हो जाइए काली परी, ये क्रोध में कार्य करने का समय नहीं है। मैं सनशाइन को अपनी आंखें खोलने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। दूसरी ओर राजकुमार ने सनशाइन को सफेद घोड़ा उपहार में दिया। ये यूनिकॉर्न, जिसका नाम उन्होंने लूना रखा, उसके पास जादुई पंख भी थे। राजकुमारी तुरंत लूना पर चढ़ गई और आकाश में उड़ने लगी। ऊंचा लूना, और ऊंचा उड़ो। सनशाइन की खुशी देखकर काली परी क्रोधित हो गई। शांत हो जाइए महारानी जी, आप बहुत मजबूत हैं। जब काली परी एक छोटी परी थी, तब भी वो अन्य अच्छी परियों को नुकसान और चोट पहुंचाती थी। वो उनमें से एक पर कीचड़ फेंकती थी और दूसरे के बालों का मजाक उड़ाती थी। तुम्हारे बाल बहुत बदसूरत है, ये हिरन के सींग की तरह दिखते हैं। एक दिन जब उसने एक बुरे जादू से भरी जलकुंभी के पंखों को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो परी जलकुंभी तुरंत राजा के पास गई और उससे काली परी के बारे में शिकायत की। अब बहुत हो गया सैनिकों, जंगल के सबसे दूर, सबसे शांत और सबसे उजाड़ हिस्से में काली परी को फंसाओ। इस प्रकार काली परी ने अपने दिन जंगल की गहराई में अकेले बिताए, इतना कि उसके आसपास रंग बिरंगे फूल नहीं खिलते थे और जंगल के उस सुदूर उजाड़ कोने में कोई जानवर नहीं आता था। हर दिन वो जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाशती, लेकिन जंगल एक भूल भुलैया की तरह था जो काली परी को उसी जगह लाता जहां से वो चल पड़ती। एक दिन जब वो उदास होकर अकेली घूम रही थी, अचानक उसके सिर पर एक चमगादड़ आ गया। आप एक परी है ना? आप अकेले क्या कर रही हैं जंगल के इस उजाड़ हिस्से में? इन परियों की बुराई करने के कारण राजा ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। उदाहरण के लिए किस प्रकार की बुराई? जब काली परी ने नुकसान के बारे में बात की तो चमगादड़ खुश हुआ। उसने अच्छी परियों के साथ ऐसा किया क्योंकि उसका मानना था बुराई सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं परी। यदि आप मुझे अपने नौकर के रूप में स्वीकार करती है तो मैं आपको रहस्यमय मंत्र बता दूंगा। रहस्यमय मंत्र? ऐसे मंत्र जो मुझे बचा सकते हैं इस स्थिति में? हाँ। चमगादड़ ने काली परी को एक अंगूठी सौंपी। जैसे ही काली परी ने अंगूठी पहनी, आकाश में काले बादल छा गए और पेड़ों पर बिजली गिरी और अंगूठी से हंसी गूंज उठी। जब काली परी ने अंगूठी के माध्यम से देखा तो उसने देखा कि वो भविष्य में कितनी मजबूत और शक्तिशाली होगी। इस प्रकार उसने चमगादड़ को अपने नौकर के रूप में स्वीकार कर लिया। कई साल बीत गए। काली परी ने अंगूठी की शक्ति के सहारे उस उजाड़ भूमि में लकड़ी का एक नक्शीदार महल बनाया और चमगादड़ इस महल में उसके साथ रहने लगा। जब काली परी को अपनी अंगूठी के माध्यम से ये खबर मिली कि राजा और रानी को एक बच्चा हुआ है, वो क्रोधित हो गई क्योंकि अच्छी परियों की तरह उसे राज्य में आमंत्रित नहीं किया गया था। उस दिन उसने खुद से वादा किया कि वो राजकुमारी के प्रति किसी भी प्रकार की बुराई करने में असफल नहीं होगी। ब्लैकी, मैं राजकुमारी को अपनी आंखें खोलने पर पछतावा कराना चाहती हूँ। मेरे पास एक तरकीब है महारानी जी। ब्लैकी ने अपने मन में जो योजना बनाई थी उसे ब्लैक फेरी को पूरे विवरण में समझाया। जब सूरज गायब हो गया और आकाश तारों से भर गया तो काली परी अंगूठी की शक्ति से सनशाइन के सपने में प्रकट हुई। अब उठो राजकुमारी, सभी पक्षी बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। क्या पंछियों को कैसे क्या हुआ?
काली परी ने बताया कि आकाश में सभी पक्षी एक बुरी जादू से प्रभावित थे और वे उड़ नहीं सकते थे क्योंकि वे सूखी शाखाओं से घिरे हुए थे। केवल आप ही उन्हें बचा सकती हैं। चलो उठो और जंगल की ओर भागो। सनशाइन रात में डर के मारे जाग गई। वो बिना किसी को बताए पक्षियों को बचाने के लिए निकल पड़ी। जब वो जंगल में पहुंची तो उसने सचमुच एक विशाल पेड़ की सूखी शाखाओं पर पक्षियों को मंत्रमुग्ध देखा। वो चढ़ने की कोशिश करने वाली थी, तभी काली परी धुंध से बाहर दिखाई दी। तुम मेरे सपनों की परी हो? क्या तुमने पक्षी के साथ ऐसा किया? लेकिन क्यों? यदि आप पेड़ के खोखले हिस्से में नहीं गए तो पक्षी फिर कभी नहीं गाएंगे या उड़ेंगे। सनशाइन पक्षियों को बचाने के लिए पेड़ में घुसने को तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वो खोखले हिस्से में दाखिल हुई, पेड़ की शाखाएं बढ़ गई और राजकुमारी को अंदर कैद कर लिया। काली परी, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। अब पक्षियों को मुक्त करो। पक्षी? कौन से पक्षी? उसी क्षण पेड़ की शाखाओं में रहने वाले पक्षी एक क्षण में गायब हो गए। तुम देखो, ना तो पक्षी और न ही अन्य जानवर इस उजाड़ जंगल की राजकुमारी के पास आ सकते हैं। वे सब झूठ था। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए अकेली रहोगी। सनशाइन को नहीं पता था कि काली परी के विश्वासघाती जाल के सामने क्या करना चाहिए। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को शाखाओं से मुक्त नहीं कर सकी। जब सुबह हुई तो राजकुमार, जिसे सनशाइन कहीं भी नहीं मिली, बहुत परेशान हुआ। उन्हें इस अवस्था में देखकर सफेद घोड़ी लूना उनके पास आई। मेरी पीठ पर बैठो, हम उसकी खुशबू का पीछा करके सनशाइन को ढूंढ सकते हैं। लूना अपने शानदार पंखों के साथ रहस्यमय जंगल में उड़ गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसे राजकुमारी की गंध आ गई थी, वो तुरंत जमीन पर उतरी। लेकिन जंगल का सन्नाटा और अंधेरा उन्हें बहुत डरा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ के खोखले हिस्से में सनशाइन फंसी देखी। सनशाइन, मेरी राजकुमारी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह, मेरे राजकुमार! ओह, और लूना ने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए और पूरे पेड़ पर जादुई धूल छिड़क दी। सूखी शाखाएं एक एक करके टूट गई और जमीन पर गिर गई। इस प्रकार सनशाइन उस खोखले हिस्से से निकल गई जिसमें वो फंसी थी। ओह, मुझे लगा था मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। बहुत धन्यवाद। राजकुमार और राजकुमारी लूना के साथ राज्य में लौट आए। सनशाइन और राजकुमार दोनों जानते थे कि असली शक्ति कभी बुराई में नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती में थी। दूसरी ओर काली परी ने कभी हार नहीं मानी। वो अभी भी प्यार और दोस्ती बर्बाद करने के लिए नई योजनाएं बना रही थी। एक बार की बात है, अपने फूलों के लिए मशहूर देश में एक सुंदर राजकुमार रहता था। कई वर्षों तक एक जानवर के रूप में अकेले रहने के बाद इस राजकुमार को अपने जीवन का प्यार ब्यूटी मिली थी। अब वो ब्यूटी के साथ उस महल में खुशी के दिन बिता रहा था जिसमें वो रह रहे थे। एक दिन जब वो रात को भोजन कर रहे थे, ब्यूटी ने कहा, रिचर्ड, तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक जानवर बन गए हो क्योंकि तुम पर पूरा जादू था। तुम जैसे दयालु और अच्छे दिल वाले पर कोई ऐसा क्यों करेगा? प्रिय ब्यूटी, ये लंबी कहानी है। उस रात प्रिंस रिचर्ड ने ब्यूटी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो एक अकेले बच्चे थे और अपने चेहरे पर लाल धब्बों के कारण वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे। इसलिए उसने सबके साथ बुरा व्यवहार किया। दरअसल वो इतने गुस्सैल इंसान थे कि कोई उनके पास भी नहीं आना चाहता था।
एक दिन एहसास हुआ कि उनके चेहरे पर दाग धब्बों की वजह उनके कमरे में लगे गुलाब के फूल हैं। ये सुनकर ब्यूटी असमंजस में पड़ गई, लेकिन वो उत्सुकता से राजकुमार की बातें सुनती रही। कोई भी वैद्य इन धब्बों का इलाज नहीं ढूंढ सका, और क्योंकि मैं गुलाबों के करीब नहीं पहुंच सका तो मैंने पूरे देश में गुलाब के बगीचों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन एक दिन एक आम आदमी ने राजकुमार को सूचित किया कि जंगल की गहराई में एक चुड़ैल रहती थी। वे कहते हैं कि चुड़ैल का बगीचा गुलाबों से भरपूर था। ये जानकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुआ। वो उन गुलाबों को और उस डायन को नष्ट करना चाहता था जिसने उसका विरोध किया। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर जाने के लिए निकल पड़ा जहां डायन रहती थी। डायन रोजा के पास वास्तव में रंगीन गुलाब के बगीचों वाला एक महल था। मिर मेरे पैरों से हट जाओ, जल्द ही मेरी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। मुझे तुरंत गुलाब तोड़ने की जरूरत है। डायन रोजा वास्तव में बहुत बदसूरत थी। उसकी नाक ने उसके मुंह को लगभग ढक दिया था और उसके चेहरे पर बड़े बड़े तिल थे। सुबह सुबह वो अपने बगीचे से गुलाब के फूल लेकर तेजी से अपने घर लौट रही थी। वो उन गुलाबों की पंखुड़ियों को कुचल रही थी और उनसे अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही थी और अपने जादुई शब्द बोल रही थी। खुद को सुंदर बना रही थी। उसके काले, रोएदार और गंदे बाल मुलायम, लंबे बालों में बदल गए। ओ मेरे प्यारे गुलाब, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? रोजा मेरी रानी, मुझे लगता है कि कोई हमारे महल की ओर आ रहा है। चुप रहो मिर। मैं आईने में अपनी सुंदरता देख रही हूँ, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। प्रिंस रिचर्ड और उनके सैनिक अंततः डायन के महल में पहुंच गए। दूर से गुलाबों को देखकर राजकुमार की आंखों में जलन होने लगी। मेरी सुरक्षा के लिए मेरी विशेष पोशाक लेकर आओ। जबकि राजकुमार ने अपनी विशेष पोशाक पहनी हुई थी, एक सिपाही ने बाग का दरवाजा खोला। तभी आगे राजकुमार, पीछे सैनिक गुलाब के बगीचे में दौड़ पड़े। प्रिंस रिचर्ड अपने सुरक्षित हाथों से बगीचे से मुट्ठी भर गुलाब चुन रहे थे, इतना कि गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थी। अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बगीचे को भी नष्ट कर दूंगा, गंदी चुड़ैल। जब डायन रोजा की बिल्ली मिर खिड़की के पास सुस्ती से सो रही थी, वो अचानक आवाज सुनकर जाग गई और उसने देखा कि क्या हुआ था। वो तुरंत रोजा के पास भागी, जो शीशे में अपने मुलायम बालों में कंघी कर रही थी। गुलाब, तुम्हारे गुलाब चले गए। जल्दी से खिड़की के बाहर देखो। तुम फिर किस बारे में बात कर रहे हो मिर? सैनिक, वो गुलाब तोड़ रहे हैं। म्याऊ। डायन खिड़की की ओर दौड़ी। उसी क्षण उसने देखा कि एक कवचधारी व्यक्ति उसके पीछे अपने सैनिकों के साथ उसके बगीचे में गुलाब तोड़ रहा था। नहीं, मेरे गुलाब! तुम मेरे गुलाबों के साथ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सैनिक अचानक रुके और खिड़की में चुड़ैल को देखा, लेकिन उन्होंने एक महिला को देखा जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वे उसकी सुंदरता से सब कुछ भूल गए। वे महिला की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुलाब तोड़ना बंद कर दिया। दूसरी ओर राजकुमार ने खिड़की में चुड़ैल को न देखकर गुस्से में गुलाब तोड़ना जारी रखा। उसी क्षण राजकुमार का दस्ताना गुलाब के विशाल कांटे पर लग गया और फट गया। उसके हाथ में तुरंत खुजली होने लगी और लाल हो गया। राजकुमार ने घबराकर बगीचे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो कांटों से फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही राजकुमार का भारी लोहे का मुखौटा उतर गया। ओह, मेरा मुकुट! ओह, मेरी आंखें! मेरी मदद करो, मेरी पूरी त्वचा जल रही है। उसी समय चुड़ैल बगीचे के बीच में प्रकट हुई।
वो उदास होकर लगभग लुप्त हो चुके गुलाब के बगीचे की ओर देखने लगी। वो इतनी गुस्से में थी कि वो फिर से सुंदर नहीं हो पाएगी, इसलिए उसके चेहरे पर जादू का असर खत्म हो गया और वो फिर से अपने पुराने बदसूरत रूप में वापस आ गई। अपने राजकुमार को मेरे महल में ले आओ, फिर ये स्थान छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको मेंढक बना दूंगी और दलदल में कैद कर दूंगी। सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा चुड़ैल ने कहा। राजकुमार ने एक उदास कमरे में अपनी आंखें खोली। सुनो, क्या कोई है? ये क्या हो रहा है? डायन रोजा गुस्से में अंदर आई। मेरी मदद करो, मेरे हाथ और मेरा चेहरा बुरी हालत में है। अगर मैं ऐसा हो जाऊंगा तो कोई भी राजकुमारी मुझसे शादी नहीं करेगी। नहीं, आप बहुत स्वार्थी व्यक्ति हैं। कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। आप जानते हैं, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल जब तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, आप एक जानवर की तरह अकेले रहेंगे। डायन ने अपने हाथ में रखी औषधि राजकुमार पर डाल दी और उसे एक बदसूरत जानवर में बदल दिया। ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम था राजकुमार। अब से तुम मेरी सेवा करोगे। अब अपने महल में वापस जाओ और हमेशा के लिए गुलाब के बीज लगाओ। राजकुमार एक जानवर के रूप में अपने महल में लौट आया। उन्हें राज्य में देखकर सभी कर्मचारी डरकर महल से भाग गए। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे त्याग दिया। गुलाबों के पास रहना अब प्रिंस रिचर्ड को परेशान नहीं करता था, लेकिन उसे विशाल महल में एक जानवर के रूप में अकेला छोड़ दिया गया। वो दिन रात बगीचे में गुलाबों की देखभाल किया करता था, जब तक कि ब्यूटी उसके सामने नहीं आई। यही कहानी है ब्यूटी। क्योंकि तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया, पूरे दिल से प्यार किया, डायन रोजा द्वारा किए गए जादू का असर खत्म हो गया। हाय मेरे प्रिय राजकुमार, वो कितनी दुखद कहानी थी, लेकिन अब जादू बीत चुका है। बगीचे में गुलाबों का क्या होगा? प्रिंस रिचर्ड और ब्यूटी ने एक अजीब सी कर्कश आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत महल की खिड़की से गुलाब के बगीचे को देखा। गुलाबों के बीच उन्होंने बैंगनी चमक के साथ एक काली छाया देखी। ना तो तुम और ना ही गुलाब मुझे छुटकारा दिलाएंगे प्रिंस। मैं तुम्हें हमेशा के लिए श्राप दूंगी। राजकुमार और सुंदरी पहले ही समझ चुके थे कि प्यार से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं, लेकिन डायन रोजा के लिए इसे समझना असंभव था। एक समय की बात है, दूर एक गांव में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। इस जोड़े के पास एक गोल मटोल जंगली बिल्ली थी, जिसका नाम था माइलो। लेकिन वो इस घर में रहने वाला अकेला जानवर नहीं था। चूहों का एक बहुत बड़ा परिवार दीवारों के भीतर रहता था। भोजन की तलाश में घर के चारों ओर दौड़ते समय उन्हें सावधान रहना पड़ता था कि वो माइलो द्वारा पकड़े न जाए। कैच! मैंने पकड़ लिया। सावधान, माइलो तुम्हारे पीछे है। जब भी चूहे अपने घरों से भोजन लेने के लिए बाहर निकलते, माइलो उनका शिकार करने की कोशिश करती। हाँ, क्या सब यहाँ है? गोंजो, मैं यहाँ हूँ माँ। ठीक है, मेरी राजकुमारी बेटी यहाँ है। हाँ माँ। अब हम खा सकते हैं। चलो बच्चों। जब चूहा परिवार अपना खाना खा रहा था, माइलो ने उनके घर को ध्यान से देखा। बच्चों, मस्ती मत करो, अपना खाना खाओ। लेकिन अभी माँ माउस ये कह रही थी, उसी समय गुस्सैल माइलो ने अपना पंजा चूहे के घर में डाल दिया। उसके तेज पंजे ने राजकुमारी को उसकी पूंछ से पकड़ लिया। चूहा परिवार डर के मारे जान बचाने इधर उधर भागने लगा। बचाओ,
उसे मेरी पूंछ मिल गई है। माइलो राजकुमारी को खाने ही वाली थी कि उसके भाई पोको ने बहादुरी से उसे बचाया। माइलो को चाहिए था वो नहीं मिला। ये देख जंगली माइलो बड़बड़ाया और अपने बिस्तर पर वापस चला गया। अगले दिन भीड़ भाड़ वाले चूहे परिवार ने एक बैठक की। हम कुछ भी कर ले, पर माइलो इतनी शांति से चलता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि वो हमें कब और कहाँ पकड़ ले। हाँ हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ। तो हमें एक योजना बनानी चाहिए। जब हर किसी के दिमाग में एक कठिन और गहरा विचार आ रहा था, तब गोंजो को एक अच्छी आइडिया सूझी। मुझे मिल गया। हम माइलो के गले में एक जिंगल बेल लटकाएंगे ताकि वो जब भी हमारे करीब आए हमें उस आवाज से पहले ही पता चले और हम आराम से छुप सके। हाँ, बहुत बढ़िया, तो क्या बात है। मुझे भी ये विचार पसंद आया गोंजो, लेकिन बिल्ली के गले में जिंगल बेल लटका सके इतनी हिम्मत किस चूहे में है? मैं नहीं कर सकता। मैं इसे कभी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। गोंजो, ये बहुत खतरनाक है। मेरे पास एक आइडिया है। अगली रात पापा चूहे ने चुपके से माइलो पर नजर रखी और उसकी रोज की शरारतों को ठीक से परख लिया। आखिरकार बिल्ली सो गई और फादर माउस ने योजना शुरू करने का संकेत दिया। सबसे पहले चूहों में से एक ने चूल्हे पर रखे बर्तन का ढक्कन बंद कर दिया ताकि माइलो भोजन की गंध से ना उठे। फिर अन्य दो चूहों ने बिल्ली के कानों को छोटे स्पंज से बंद कर दिया ताकि माइलो जिंगल बेल की आवाज से ना उठे। और अंत में पिता, माता और चूहे के भाई बहनों ने सावधानी से गोंजो को एक धागे से पकड़ लिया और उसे धीरे से माइलो के सिर की ओर सरका दिया। गोंजो ने ध्यान से बिना माइलो को देखे जिंगल बेल माइलो के गर्दन में लटका दी। प्लान पूरा होते ही चूहा परिवार तुरंत अपने घर वापस चला गया। और उसी दिन से जब भी गुस्सेल माइलो ने घर के कोनों में चूहों का शिकार करने की कोशिश की, चूहा परिवार जिंगल बेल की आवाज सुनकर पहले ही कहीं आसानी से छुप जाया करता था। ये हुई ना बात। दूर देश में कहीं दूर एक राक्षस था। रेगिस्तान के बीच में रहता था। इसके अलावा उसे केवल ताजी मिट्टी खिलाई जाती थी, नए हरे पौधे और बीज। रेगिस्तान से कुछ दूर एक ऐसा राज्य था जिसे उसने अभी तक खोजा नहीं था और ना ही जाकर उसकी मिट्टी खाई थी। इस राज्य के राजा और रानी के बच्चे नहीं थे और वे इस बात से बहुत दुखी थे। जब रानी एक रात सो नहीं पाई, वो चुपके से महल से बाहर निकल गई और रेगिस्तान में घूमती रही। हालांकि रेगिस्तानी राक्षस ने उसे देखा। वो उसके पास नहीं गया और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो दुनिया के सभी पौधों और ताजी मिट्टी को खाना चाहता था। उस पल में एक तारा आकाश से गिर गया और अपने पीछे एक हरा निशान छोड़ गया। गिरते सितारे को देखकर रानी ने एक इच्छा की। ओह, काश मेरी एक बेटी होती तो मैं उसे गले लगाकर प्यार से बड़ा करती। उस पल में रानी के सामने एक तारा परी प्रकट हुई। ओह, तुम एक परी हो। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ प्रिय रानी, मैंने आपकी इच्छा सुनी और आपके सामने प्रकट हुई। अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो 7 दिन और 7 रातों तक इस मरुभूमि में घूमना। सितारों का जादू आपको हैरान कर देगा। स्टार परी के शब्दों को सुनकर रानी वास्तव में रेगिस्तान में घूम रही थी। 7 दिन और 7 रात। दूसरी ओर राजा ने सोचा कि रानी, जो कई दिनों से महल में नहीं लौटी थी, खो गई है और वो तबाह हो गया। रेगिस्तान में उसके 7वें दिन के अंत में जब वो निराशा में थी, रानी ने किसी का रोना सुना। रानी उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ से आवाज आ रही थी।
उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रेत पर रो रहा है। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया और महल में लौट आई। राजा बड़ा खुश हुआ जब उसने रानी को सुरक्षित और कई दिनों बाद देखा और एक प्यारा बच्चा वो अपनी बाहों में ले जा रही थी। उसकी खुशी और भी बढ़ा रहा था। उन्होंने उस छोटे बच्ची का नाम रखा पृथ्वी राजकुमारी। साल बीत गए। पृथ्वी राजकुमारी बड़ी हो गई और एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके बचपन से ही उसको बहुत पसंद था रेत से खेलना। अगर उसने रेत में एक तितली बनाई तो वो जीवित हो जाती और उसके चारों ओर उड़ती रहती। या अगर उसने एक फूल बनाया तो वो एक असली फूल बन जाता जिसकी खुशबू अद्भुत होती थी। एकमात्र व्यक्ति जिसने महसूस किया था कि पृथ्वी राजकुमारी के पास जादुई शक्ति थी वो उसके पिता राजा थे, लेकिन उसने उसकी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताया ताकि उसे कोई नुकसान न हो। एक दिन जब लोग नई फसल बो रहे थे, रेगिस्तान राक्षस की नाक ने तेज गंध पकड़ी। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो ताजी मिट्टी की गंध थी। जब उसने स्वादिष्ट पौधों के बारे में सोचा कि वो बीज खाएगा, उससे रहा नहीं गया और वो उसी समय गंध की दिशा की ओर बढ़ने लगा। इस बीच राज्य में लोगों ने महसूस किया, देखा कि जमीन कांपने लगी थी। ओह, क्या चल रहा है? क्या ये भूकंप है? ये तो कुछ और है। जमीन को हिलते हुए देखकर राजा और रानी भी दौड़ पड़े महल की बालकनी से बाहर, और दूर रेगिस्तान के राक्षस को उन्होंने देखा जमीन के नीचे राज्य की ओर बढ़ता हुआ। अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये सच में होते हैं। ये बहुत बुरा है, मिथक सच हो रहा है। रेगिस्तान के राक्षस को रोकने के लिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। सिपाही राज्य के द्वार पर छुप कर बैठ गए, लेकिन रेगिस्तानी राक्षस इतना बड़ा और डरावना था कि बहुत से सैनिकों ने सोचा कि वे उसे हरा नहीं सकते। जब रेगिस्तानी राक्षस राज्य के पास आया, तब उसने सैनिकों को पकड़ लिया और एक एक करके उन्हें रेगिस्तान में फेंक दिया। बचाओ! बचाओ! नहीं, मेरे सैनिक, मेरा राज्य। ये देखकर लोगों ने जमीन पर खेती करना बंद कर दिया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राक्षस ने हर पौधा, हर ताजी हरियाली खाना जारी रखा। उदासी और भय के कारण लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजा अपने महल से बाहर आया अपनी पूरी ताकत के साथ। पृथ्वी राजकुमारी भी उनके साथ चल पड़ी। मेरी राजकुमारी, मेरी खूबसूरत पुत्री, अपनी माँ के साथ महल में ही रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुँचे। नहीं डैडी, आपको पता है मैं उसे हरा सकती हूँ। मैं अपना राज्य, अपनी भूमि बचा सकती हूँ। राजा नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी पृथ्वी राजकुमारी रेगिस्तान के राक्षस का सामना करे, तो उन्होंने उसे वहीं रोका, तलवार उठाई और दौड़ पड़े राक्षस की ओर, जो उपजाऊ जमीन को खा रहा था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। रेगिस्तान राक्षस ने राजा को उठाकर फेंकने की कोशिश करते ही पृथ्वी राजकुमारी खुद को रोक नहीं पाई और उसने रेती पर कवच का चित्र निकाला। वो जादुई रूप से वास्तव में ढाल बन गई और उस ढाल से राजकुमारी ने खुद का कवच बनाया और रेगिस्तानी राक्षस की ओर दौड़ पड़ी। रेगिस्तानी राक्षस ने राजकुमारी पर रेत फेंकी, फिर भी वो उसे रोक नहीं सका। पृथ्वी राजकुमारी तुरंत झुक गई और रेत में अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी बाल्टी का चित्र बनाया। बाल्टी असल रूप में सामने आई। राजकुमारी ने इस बाल्टी को उठा लिया और उसे रेगिस्तानी राक्षस पर फेंक दिया। वो बाल्टी रेगिस्तानी राक्षस के सिर पर जा लगी और वहीं फंस गई। इस प्रकार राक्षस आगे का नहीं देख पाया और उपजाऊ जमीन खा नहीं पाया। उस समय
पृथ्वी राजकुमारी ने सारी शक्ति इकट्ठा कर राक्षस को राज्य से दूर फेंकने के लिए एक रेगिस्तानी बवंडर बनाया। ये बवंडर इतना बड़ा था और मजबूत था कि इसने एक पल में राक्षस को अपनी चपेट में ले लिया और उसे राज्य से दूर ले गया। जो लोग ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बड़े विस्मय और प्रसन्नता में थे। पृथ्वी राजकुमारी अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादू से थक गई थी। किंग तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। तुमने हमारी जान बचाई, हमारी जमीन और हमारा राज्य भी। पृथ्वी राजकुमारी जिंदाबाद! राजकुमारी अमर रहे। उस दिन से पृथ्वी राजकुमारी ने उसके साहस से राज्य की सभी भूमि को सदैव रक्षण दिया, क्योंकि मिट्टी के बिना जीवन नहीं होता और पृथ्वी राजकुमारी ये सबसे अच्छी तरह जानती थी। एक आंख, दो आंखें और तीन आंखें। दूर एक देश में एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। सबसे बड़ी बेटी की एक आंख थी, बीच की बेटी की 3 आंखें और सबसे छोटी बेटी की 2 आंखें थी। उनकी माँ बूढ़ी औरत सबसे बड़ी वाली 2 बेटियों को ज्यादा प्यार करती थी। वो जो चाहती थी वो करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सबसे छोटी बेटी को हमेशा घर का काम करने के लिए दिया जाता था, जबकि वो उससे कहती थी कि उससे कुछ नहीं करना आता है। वो उसे खाने की मेज पर भी साथ नहीं बिठाते थे। माँ, 2 आंखों वाली हमारे साथ इस टेबल पर खाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो माँ ने अपनी 2 आंखों वाली बेटी को अपने साथ मेज पर नहीं खाने दिया। सभी के टेबल छोड़ने के बाद उसे केवल बचा हुआ खाना ही दिया गया। फिर भी उसके दिल में सबके प्रति दयालुता और मदद की भावना थी। एक दिन उसकी 1 आंख और 3 आंखों वाली बड़ी बहनें उसके पास आईं। उन्होंने उसका अपमान किया और अपने गंदे कपड़े उस पर फेंक दिए। तुमने ये कपड़े ठीक से नहीं धोए हैं, उन्हें फिर से धो। 2 आंखों वाली रोते हुए घर से बाहर निकली। वो फिर से कपड़े धोने के लिए नदी पर चली गई। मेरी बहनें मेरा साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। जब 2 आंखों वाली लड़की रो रही थी, उसके सामने एक परी आ गई। परी ने अपनी चमकीली पोशाक से 2 आंखों वाली लड़की को चकाचौंध कर दिया, लेकिन उसने अपना चेहरा उससे छिपा रखा था। तुम रो क्यों रही हो खूबसूरत लड़की? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरी माँ और बहनें कहती हैं कि मैं बेकार हूँ और वे मुझसे नफरत करती हैं। वे मुझे खाने की मेज पर से भी भगा देती हैं। ओहो, उदास मत हो सुंदर लड़की। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये जादू की छड़ी है। यदि तुम एक इच्छा करते हो और जादू की छड़ी को 3 बार लहराते हो तो ये सच हो जाएगा। जब 2 आंखों वाली लड़की ने एक इच्छा की, एक खाने की मेज दिखाई दी। मेज स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। इन पकवानों को तो देखो, सब कितनी गर्म और ताजे हैं। 2 आंखों वाली लड़की को कई दिनों से भूख लगी थी, इसलिए उसने मेज पर रखा खाना खाना शुरू किया। जब तुम्हारा खाना खाकर हो जाए तो तुम्हें सिर्फ 2 बार छड़ी लहराने की जरूरत है सुंदर आंखों वाली लड़की। याद रहे, सिर्फ 2 बार। और परी अपना चेहरा दिखाए बिना गायब हो गई। 2 आंखों वाली लड़की ने अच्छे से खाना खाने के बाद 2 बार छड़ी लहराई और मेज गायब हो गई।
ओह, मैंने अच्छे से खाना खाया आज। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये छड़ी अपनी बहनों और माँ से छुपानी होगी, नहीं तो वो इसे छीन लेंगी। 2 आंखों वाली लड़की इस तरह से छड़ी का उपयोग करके घर लौट आई। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा, लेकिन पेट भरा होने के कारण उसने उसे नहीं खाया। 2 आंखों वाली ने उसकी चलने की छड़ी ली और हर रोज की तरह बाहर चली गई। वो पानी के किनारे पर गई, अपनी छड़ी लहराई और जितना चाहा उतना खाया। लेकिन एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी बड़ी बहनें 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने अपनी छोटी बहन 2 आंखों वाली में बदलाव देखा। हर बार जब ये बाहर जाती है तो वापस आने पर मुस्कुराती क्यों रहती है, और ये हमारे बचाए हुए खाने को भी नहीं खाती आजकल। अगले दिन जब 2 आंखों वाली बाहर निकली तो ईर्ष्यालु बहनों ने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद 2 आंखों वाली झील के किनारे पहुंच गई। उसने एक इच्छा की और 3 बार छड़ी लहराई और स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज उसके सामने प्रकट हो गई। दोनों बहनें ये देखकर हैरान रह गईं। तो वो हर दिन स्वादिष्ट भोजन से अपना पेट भरती है। उसने हमें ये बताया भी नहीं। 1 आंख वाली और 3 आंख वाली भागते हुए अपनी माँ को ये सब बताने के लिए गईं। माँ को विश्वास नहीं हुआ उसने जो सुना। ये सब सुनकर वो गुस्से से भर उठी। 2 आंखों वाली के घर लौटने पर सब छिप गए। लड़की के घर में घुसते ही उसकी माँ उसके पास आई और छड़ी को उससे छीनकर उसे बीच से तोड़ दिया। नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? जब हम भूखे पेट घर बैठे थे तो तुम स्वादिष्ट खाने खा रही थी। इस घर में अब तुम्हारे लिए और खाना नहीं है। 2 आंखों वाली इतनी परेशान हो गई कि वो टूटी हुई छड़ी लेकर रोते हुए घर से बाहर चली गई। उसी समय रहस्यमयी अच्छी परी फिर से उसके सामने प्रकट हुई। रो मत प्यारी लड़की, छड़ी के टुकड़े लो और उन्हें चांदनी रात में मिट्टी के नीचे दबा दो। तुम फिर से मुस्कुराओगी। 2 आंखों वाली को अपना चेहरा दिखाने से पहले ही रहस्यमयी परी गायब हो गई। 2 आंखों वाली ने तुरंत जाकर वही किया जो परी ने कहा था। अगले दिन जहां उसने छड़ी के टुकड़ों को दफनाया था, वहां चांदी के पत्तों और सुनहरे फलों वाला एक पेड़ उगाया। ये इतना सुंदर और चमकीला था कि हर कोई इसे देख सकता था। 2 आंखों वाली की माँ और बहनें पेड़ के पास जाकर उसमें से कुछ फल लेना चाहती थीं। लेकिन जब उन्होंने फल तोड़ने की कोशिश की तो पेड़ की डालियां ऊपर उठ गईं। ये देखकर 2 आंखों वाली तुरंत उनके पास आ गई। मैं आपके लिए इस खूबसूरत पेड़ से फल तोड़ सकती हूँ। हम तो तोड़ नहीं पाए, तुम कैसे तोड़ पाओगी? 2 आंखों वाली ने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया। चमकीले पेड़, मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो। उसके ये दयालु शब्द सुनकर पेड़ ने अपनी शाखाओं को उसके सामने झुका दिया ताकि वो आसानी से फल ले सके। उसने अपनी माँ और बहनों को कुछ फल देने चाहे, लेकिन वे ईर्ष्या से पागल हो गईं। आओ, मैं ये कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने जो कहा था, पेड़ ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पेड़ सिर्फ 2 आंखों वाली की बात मानता है? उसी समय एक सुंदर नौजवान अपने घोड़े पर सरपट दौड़ता हुआ वहां आया। यहाँ से दफा हो जाओ 2 आंखों वाली, झाड़ियों के पीछे छिप जाओ, हमें शर्मिंदा मत करो।
बेचारी 2 आंखों वाली अपनी माँ की बात मानते हुए बाहों में फल लिए हुए झाड़ियों के पीछे छिप गई। जब नौजवान चांदी के पत्तों और सुनहरे फल वाले पेड़ के पास आया तो वो हैरान होकर उसे देखने लगा। वाह! अगर इस शानदार पेड़ का मालिक मुझे चांदी की एक शाखा देता है तो मैं उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर, मैं आपको एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने छलांग लगाई और पेड़ से एक शाखा तोड़ने के लिए कूदी, लेकिन सब व्यर्थ। वे एक पत्ते को भी नहीं छू पाई। तुमने ही तो कहा था कि ये पेड़ तुम्हारा है, तो फिर तुम इस पेड़ से एक भी फल क्यों नहीं तोड़ पा रही? 2 आंखों वाली बाहर आकर अपने फलों को नौजवान के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से डरती थी, इसलिए वहीं रुकी रही और रोने लगी। तभी रहस्यमयी परी फिर से प्रकट हुई। 2 आंखों वाली सुंदर लड़की, पेड़ का पत्ता ले लो और इसे अपने दिल में लगाओ और बिना डरे हुए नौजवान के सामने जाओ। 2 आंखों वाली लड़की ने परी के कहने के अनुसार किया और उसका पहनावा एक चमकदार जगमगाती पोशाक में बदल गया। वो तुरंत उस झाड़ी से बाहर निकली जहां वो छिपी हुई थी और अपनी बाहों में फल लेकर नौजवान के सामने पहुंची। नौजवान 2 आंखों वाली की सुंदरता देखते ही मोहित हो गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। मैं आपको सुनहरे फल के साथ एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, खूबसूरत आंखों वाली लड़की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 2 आंखों वाली ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ये देखकर ईर्ष्यालु बहनों और माँ ने 2 आंखों वाली से माफी मांगी। हमने सोचा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता क्योंकि तुम हमसे छोटी हो, लेकिन तुम सचमुच बहुत दयालु हो। हमें माफ करना बहन। 2 आंखों वाली ने अपनी बहनों और माँ को माफ कर दिया। चांदी का पेड़ अब तुम्हारा है, तुम जितने चाहो इससे फल ले सकते हो। 2 आंखों वाली के इन सुंदर शब्दों के बाद रहस्यमयी परी चांदी के पत्ते के पेड़ के ऊपर प्रकट हुई और पहली बार अपना चेहरा दिखाया। 2 आंखों वाली ये देखकर बहुत हैरान हो गई कि परी की 3 आंखें थीं और उसने महसूस किया कि लोगों को अच्छा करने के लिए सिर्फ एक अच्छे दिल की जरूरत होती है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों ना दिखें। और फिर 2 आंखों वाली और नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर चल दिए। एक समय की बात है, 2 बहनें थी, मंजिता और लरीना, जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मंजिता मेहनती थी। वो अपने खाली समय में पिता के किराने की दुकान में काम करती थी। वही लरीना को घूमना फिरना और मौज मस्ती करना पसंद था। जब वो उब गई, वो नदी किनारे गई और नदी के पानी में देखते हुए उसने बालों में कंघी की। आज मैं फिर से बहन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। एक दिन मंजिता और लरीना के पिता एक लंबी यात्रा पर चले गए, जहाँ से कभी वापस नहीं आए। हालांकि मंजिता पिता को जाते देखकर बहुत दुखी थी, लरीना खुश थी। अब रोज मैं सुबह तक नदी के किनारे बैठ सकती हूँ। उसके पिता के चले जाने के बाद मंजिता ने और मेहनत करनी शुरू कर दी। वो झाड़ू लगाती, दोपहर में स्वादिष्ट सूप बनाती और कपड़े धोती। लरीना का एकमात्र काम था बहन को तकलीफ देना। वो कालीन को गंदा करती, पके हुए सूप में ठंडा पानी डालती। सूप अभी भी ठंडा क्यों है? और ये कालीन गंदे क्यों हैं? मैंने अभी उन्हें साफ किया था।
आप जिन जानवरों को खाना खिलाते हैं उन्होंने गंदा कर दिया है। हो। एक दिन लरीना टहलने जंगल में निकली। वो केवल कच्चा फल तोड़ रही थी और उन्हें नदी में फेंक रही थी। इसी बीच एक बूढ़ी औरत जो धीरे धीरे चल रही थी उसके पास आई। नमस्कार सुंदर लड़की, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ फल दोगी? लरीना ने बुढ़िया को बेस्वाद जंगली स्ट्रॉबेरी दी जो उसने अभी अभी चुनी थी। आप इसे जितना चाहे खा सकती हैं, ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है। बूढ़ी औरत ने जैसे ही वो स्ट्रॉबेरी खाई उसके पेट में दर्द होने लगा। क्या ये स्ट्रॉबेरी स्वादिष्ट है? ओह, फिर भी धन्यवाद। जब लरीना घर लौट रही थी, बुढ़िया वहीं पर सो गई। जब मंजिता बाहर जंगल में सब्जियां चुन रही थी, उसने बूढ़ी औरत को देखा जो बीमार पड़ी थी। वो तुरंत उसे घर ले आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ये महिला हमारे घर क्या कर रही है? उससे दुर्गंध आ रही है। ऐसा मत कहो लरीना, दादी बहुत बीमार है, हमें उसे स्वस्थ भोजन खिलाना चाहिए। मंजिता ने गर्मा गर्म सूप बनाया और बूढ़ी औरत के लिए हर्बल चाय भी। वहीं दूसरी ओर लरीना ने चुपके से सूप फेंक दिया और हर्बल चाय में मिट्टी डाल दी। लरीना, क्या तुमने हर्बल चाय में मिट्टी डाली? मुझे बताओ। नहीं, ये मैंने नहीं डाली, उस बूढ़ी औरत ने खुद डाल दी। थोड़े दिनों में बूढ़ी औरत ठीक हो गई। तुम एक नेक दिल लड़की हो मंजिता। यदि तुम कभी बीमार पड़ती हो तो इन ब्लूबेरी को रोज खाना, तुरंत ठीक हो जाओगी। मंजिता, जो घर के काम अकेले करते करते थक गई थी, अंत में बहुत बीमार पड़ गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लरीना, क्या तुम ब्लूबेरी ला सकती हो जो उस दादी ने मुझे दी थी? लेकिन लरीना ने सभी ब्लूबेरी खुद खा ली थी। यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिन पक्षियों को दाना डालती हो उन्होंने खाई होगी। मंजिता और भी सुस्त हो गई और पसीने से लथपथ हो गई। वहीं लरीना घर से निकल गई और बाल संवारने नदी पर चली गई। उस समय बूढ़ी औरत पुनः उसके सामने प्रकट हुई। अरे छोटी बच्ची, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो अपने काम पर चली गई है, तुम्हें क्या करना है? बूढ़ी औरत को एहसास हुआ कि लरीना झूठ बोल रही थी। वो तुरंत मंजिता को देखने उसके घर गई। जब बूढ़ी औरत ने इस जवान लड़की को देखा जिसने उसकी मदद की थी, वो बीमार थी। वो बहुत परेशान हुई और बहुत देर तक रोती रही। लरीना, जो उन्हें खिड़की से देख रही थी, जोर से हंस दी। तभी बुढ़िया एक सुंदर परी में बदल गई। लरीना परी को देखकर बहुत हैरान हो गई। वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। तुम एक परी हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर खोल दिया। अब मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे दुनिया के सबसे सुंदर बाल दो, जल्दी करो। अब जादू का प्रयोग करो और मेरी इच्छा पूरी करो। परी ने लरीना को पहली बार देखा तो वो बूढ़ी औरत में बदल गई, देखने के लिए कि लड़की कैसी है। मैंने हमेशा तुम्हें मदद करने का एक मौका दिया, लेकिन तुमने हमेशा बुरा किया। उसी क्षण परी ने उसकी जादू की छड़ी घुमाई और लरीना के बाल जटाओं में बदल गए। मेरे बालों को क्या हुआ? वे बहुत बदसूरत है। लरीना डर के मारे नदी के किनारे भाग गई और उसने बालों को देखा। उसके सिर के चारों ओर मक्खियां उड़ रही थी और उसकी जटाएं जमीन में धंस गई थी। मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ। अब मैं खुद को नहीं देखना चाहती हूँ। उस समय परी ने मंजिता को एक ब्लूबेरी खिलाया और मंजिता आखिर ठीक हो गई और उसने अपनी आंखें खोली। धन्यवाद परी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। परी ने 2 बार उसकी छड़ी घुमाई और छोटी सी झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई।
मंजिता को बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उसने महल को देखा तो वो प्रभावित हुई। अच्छाई हमेशा पुरस्कृत होती है लड़की, और ये महल तुम्हारा प्रतिफल है। शुक्रिया परी। मेरी बहन के बारे में क्या? उसे क्या हुआ? तुम्हारी बहन हमेशा उसके बदसूरत प्रतिबिंब को नदी के पानी में देखती रहेगी। लेकिन मैं अपने बहन से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना इस विशाल महल में रहने का क्या फायदा? हमें दोबारा हमारी झोपड़ी में सुखमय जीवन दे दो परी। मैं आपसे बस यही कामना करती हूँ। परी बहुत खुश हुई जब उसने मंजिता की बातें सुनी। सबसे पहले उसने आलीशान महल को दोबारा झोपड़ी में बदल दिया। बाद में वो लरीना के पास गई और उसकी जटाओं को उसकी जादुई छड़ी से दोबारा सुंदर बालों में बदल दिया। लरीना ने खुशी से मंजिता को गले लगाया। तुमने मुझे बचा लिया। मैं माफी मांगती हूँ। मैं अब अच्छी इंसान बनूंगी। मैं वादा करती हूँ। लरीना उस समय समझ गई कि लोगों की मदद करने की खुशी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि खुशी अधिक सुंदर हो जाती है जब बांटी जाती है।